हेलो बच्चों, आप लोगों का रेस्ट वेस्ट सब हो गया अच्छे से? बिजनेस स्टडीज़ का पेपर, मैथ्स का पेपर, फिजिकल एजुकेशन का पेपर का वो जो हैंगओवर था वो उतर गया। आई थिंक सब ने पूरा रेस्ट ले लिया होगा और अब अकाउंट्स की बुक्स की धूल हटा दी। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो एक और भी बहुत बड़ा इशू है कि उनके पास इकोनॉमिक्स के लिए अकाउंट्स के बाद एक ही दिन मिल रहा है। तो वो भी उनको लिए एक चैलेंज है कि हमें इकोनॉमिक्स को भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप इकोनॉमिक्स को थोड़ा थोड़ा टाइम, लाइक मैक्रो का सिलेबस इतना सा है कि आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक्स के 6 चैप्टर्स हैं जिनको आप दो दो दिन देके रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो, सो दैट इन टाइम में आप पूरा दिन अकाउंट्स करके अगर 2 घंटे इकोनॉमिक्स को दे देते हो तो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस रिवाइज पूरा हो जाएगा। अकाउंट्स का पेपर देकर आओगे तो आपके पास टाइम रहेगा एक दिन में कि उस एक दिन में आप अपने पेपर सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलो अब इकोनॉमिक्स की तो बाकी डिटेल में बात हम बाद में करेंगे। अभी एक छोटा सा टिप था जो मैं आपको देना चाहती थी फ़िलहाल, विच आई प्रोमिस्ड कि मैं आप लोगों को पूरे सिलेबस की एक्सप्लेनेशन वीडियोस दूंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स करना है हमें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, चेंज इन पीएसआर करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो हम एक एक करके सारे चैप्टर्स डिस्कस करते हैं, जंबो क्लास, फुल वन स्ट्रेच। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास फंडामेंटल्स में टॉपिक्स आते हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो क्या होगा, ट्रीटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी टू अ पार्टनर। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप मेंशन होती है कि कितने पार्टनर्स होंगे, उनका एड्रेस क्या होगा, वो कितना कैपिटल लाएंगे, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और पार्टनर्स कोई काम करेंगे तो उसके बदले में उन्हें एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, अगर वो एक्स्ट्रा मनी देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, एंड ऑल। मतलब all the relationship content between partners are mentioned in the partnership deed. It can be oral or it can be written. ऑल्दो रिटर्न के अपने कुछ फ़ायदे हैं कि कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसके लिए हम रिटर्न पार्टनरशिप डीड को एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हैं विद इन द पार्टनर्स और आउटसाइड पार्टी। प्लस आजकल ओरल पार्टनरशिप डीड भी हमारी उतनी ही इक्विवेलेंट हो गई है एविडेंस, बिकॉज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो ऐसे में ओरल पार्टनरशिप डीड को अगर हम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द रिटन पार्टनरशिप डीड। फाइन, अब बात यह है कि पार्टनरशिप डीड में तो है, तब तक तो सब बातें सही हैं। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना है। ठीक है, नहीं देना है। प्लस interest on loan means the extra amount which a partner invested in the firm, that is the loan upon firm, that is the amount which is given by a partner to the firm, that is a liability for a firm. The interest paid on that amount is 6% per annum. Per annum is important because if a partner has given loan for 4 months or 3 months, the interest will be given only for 3 months, not for the whole period. Fine, so per annum is very important. If there is no partnership deed then the profit sharing ratio will be equal in respect ki which partner has deposited how much of money, invested the capital. Then if a partner is doing some extra work, then no salary or commission will be provided. ठीक है, बाकी अगर कोई भी पार्टनर एडमिट होता है तो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है तो इन केस ऑफ एनी दिस टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन 100% वोटिंग कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपके 5 पार्टनर्स हैं, उनमें से 3 ने बोला कि हम इस पार्टनर को एडमिट करेंगे या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज हम करेंगे, बट
बाकी दो पार्टनर्स इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो ये हम नहीं कर सकते, 100% है। बट अगर कोई भी डिसीजन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, लाइक हमें इस सप्लायर से सामान लेना है या नहीं लेना, हमें इनको अपना कस्टमर बनाना है या नहीं बनाना, लाइक दिस, तो उस केस में जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का डिसीजन होगा दैट विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, उसमें 100% वोटिंग की ज़रूरत नहीं है। किसी पार्टनर के पास सपोज फाइनेंस है, फंड पड़ा हुआ है फर्म का, और उसने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर लिया और वो पार्टनर्स को पता लग जाता है, तो वो प्रॉफिट उसे फर्म को देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें उसने कोई भी तरह का लॉस इंकर्ड किया, दैट वुड बी बोर्न बाय दैट पार्टनर इटसेल्फ। भाई आपने हमसे पूछा तो था ही नहीं, अब हमारी मर्जी के बिना आपने इस पैसे को कहीं भी लगाया, एंड इफ़ यू अर्न एनी प्रॉफिट दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू फर्म, बट इफ़ यू इंकर्ड एनी लॉस दैट लॉस विल बी borne by that partner itself। अगर फर्म ने कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली हुई है, एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब द प्रीमियम ऑफ दैट पॉलिसी इज टू बी रिफ्लेक्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वो प्रीमियम रिफ्लेक्ट हो रहा है फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इट मीन्स दैट प्रीमियम इज पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, दैट टाइप ऑफ पॉलिसी इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो ऑन मेच्योरिटी ऑफ दैट पॉलिसी द अमाउंट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड कब पॉलिसी मेच्योर होती है, इधर ऑन द डेट ऑफ डेथ और ऑन द मेच्योरिटी डेट, विच एवर इज अर्लियर। अगर हमारी मेच्योरिटी डेट 2030 की है और किसी पार्टनर की डेथ अभी हो जाती है, तो पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि जिसकी डेथ हो गई है उसको पूरा पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। पॉलिसी अमाउंट उसके लीगल ईयर्स को उतना ही मिलेगा जितना उस पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, राइट। सो द total policy amount received from insurance company must be distributed among partners in their profit sharing ratio, irrespective कि वो किसी पार्टनर के डेथ की वजह से मेच्योर हुई है। गॉट इट। फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने प्रॉफिट निकाला, जब सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स आप लोग बचपन में यानी कि 11th में बनाते थे, तो क्या होता था कि हम प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे। अब होता क्या था ना, एक ही पार्टनर था, मतलब एक ही प्रोप्राइटर था वीकेंड से, लेकिन अब ज़्यादा प्रोप्राइटर हैं, इसलिए हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो कोई भी आइटम जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है रिफ्लेक्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड कोई भी आइटम जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं विल बी रिफ्लेक्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑल्दो MCQ बेस्ड पेपर होगा, तो आप लोगों को पूरे पूरे अकाउंट्स बनाने को तो नहीं आते हैं, ठीक है ना, मार्क करना होता है, बट आपको ये फॉर्मेट्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज MCQs में भी अगर आपसे ये पूछ लिया कि हाउ मच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर प्रॉफिट एंड लॉस टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको ये बनाना तो पड़ेगा। और कभी भी रफ वर्क भी बहुत ऐसा मत करना कि रफली करो, जो आपके वर्किंग नोट्स हैं उनको भी थोड़ा सा लाइक एटलीस्ट इतना तो बना ही सकते हो कि नेट प्रॉफिट इतना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू अ पार्टनर, कमीशन, ये सब हम डालेंगे। शॉर्ट में लिख लो, रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर परफॉर्मा चाहे मत बनाओ, बट MCQs को इतनी इज्जत दो कि बिना लिखे नहीं करना। अकाउंट्स का पेपर है, उसको पूरी इज्जत दे दो, और इतनी इज्जत देनी ज़रूरी है हमें कि हम जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको लिख के कर लें। हवा में कैलकुलेशन करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, फिर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे एंड यू विल नॉट एबल टू लोकेट योर मिस्टेक। फाइन, तो प्रॉपर लिख कर करो, शॉर्ट फॉर्म्स में लिख लो, फटाफट वाला लिख लो, बट लिख के करना। तो जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि दिस प्रॉफिट इज़ बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन मीन्स ऑल द एप्रोप्रिएशन, then that must be added back to that net profit. That profit should be, अगर आपको लिखा है कि दिस प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब अगर चार्जिंग वर्ड आ गया इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। बट दैट नेट प्रॉफिट इज आफ्टर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो हमें उसे बिफोर करना है, हमें उसमें ऐड बैक करना है। ऐसे ही हमें ये ध्यान रखना है कि दैट प्रॉफिट मस्ट बी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू अ पार्टनर माइनस नहीं किया तो माइनस करना है, बिकॉज दे आर कंपल्सरी पेमेंट्स, मैंडेटरी पेमेंट्स। आप उनको अप्रोप्रिएशन में शो नहीं कर सकते। अब अप्रोप्रिएशन में क्या आता है, नॉमिनल नेचर है ये भी, जैसे P&L अकाउंट होता है। अब नॉमिनल नेचर होने से कोई भी इनकम लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब हमारा डेबिट में आ जाएगा। बचा हुआ प्रॉफिट होगा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से करना है कि ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है और इसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। गॉट इट? ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल अकाउंट। देखो, कैपिटल अकाउंट भी हमारा दो तरह से बनते हैं। कैपिटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ईदर बाय फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम और बाय फ्लक्चुएटिंग। अब अगर तो वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है इसका मतलब कैपिटल डज नॉट चेंज। कैपिटल डज नॉट चेंज मतलब ड्यू टू रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ये चेंज कब होगी? ये चेंज होगी ओनली बाय एडिशनल कैपिटल और बाय परमानेंट विड्रॉल। मीन्स वेन एवर एनी स्ट्रक्चरल चेंज इन कैपिटल, ठीक है, जब भी कोई स्ट्रक्चरल चेंज होगा कैपिटल में, देन दिस वुड बी चेंज। एंड दिस इज द मेन रीजन कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम capital account never have a debit balance, never, it always have a credit balance, हमेशा क्रेडिट होगा, because his partner is not allowed to withdraw permanently the capital which they invested completely, they are not supposed, उससे ज़्यादा नहीं वो निकाल सकते, उनको कुछ ना कुछ मिनिमम कैपिटल रखनी होती है। In case of any special circumstance, it may be zero. There may be a chance that the capital account balance under fixed capital account system may be zero, but it cannot never have debit balance. Debit balance तो कभी हो ही नहीं सकता फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम में। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि भाई कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, या तो एडिशनल कैपिटल से बढ़ जाएगी या परमानेंट विड्रॉल से कम हो जाएगी और ये बैलेंस शीट ही आ जाएगा। अब जो बाकी ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी करंट अकाउंट में। ये हमने करंट अकाउंट बनाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या शेयर ऑफ लॉस, ये सब हमारा करंट अकाउंट में जाएगा। तो इसका मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। मीन्स अब हमने क्या निकाली बात कहानी से कि अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम में कैपिटल अकाउंट never have a debit balance, capital account always have a credit balance, but current account may have debit balance or may have credit balance. Okay, अब जो दूसरा इसका मेथड आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम, कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग। मीन्स जो आपका कैपिटल हमने फिक्स्ड में किया था और करंट हमने फिक्स्ड में किया था, उसको मर्ज करके हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया। इसके डेबिट में वो सारी आइटम्स आएंगी, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और परमानेंट विड्रॉल, और वो सारी आइटम्स जो कि कैपिटल करंट में थी यहाँ क्रेडिट में आ जाएंगी। इस वजह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम में कैपिटल अकाउंट मे हैव डेबिट or credit balance. Always remember this thing that under fluctuating capital account system it may have debit or credit balance. तो कहानी पूरी समझ में आई कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट नेवर हैव अ डेबिट बैलेंस, इट ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस. इन करंट अकाउंट it may have debit or credit balance, and under fluctuating capital account system capital account may have debit or credit system. Done?
नेक्स्ट कहानी आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। फर्म पे करती है, किस पर पे करती है? ऑन द अमाउंट पार्टनर्स इन्वेस्टेड एज कैपिटल, एंड इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज निल। ये तो हमारी पुरानी हमने रिकैप किया। अब हमारा नया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स भी हो सकता है। चार्ज अगेंस्ट का मतलब कंपलसरी पेमेंट है, मतलब इवन इन केस ऑफ लॉस इट हैज़ टू बी पेड एंड इट इज़ टू बी शोन इन द P&L अकाउंट, बट इफ this is appropriation of profit then it is paid only to the extent of profits, means it is to be shown in the P&L appropriation account। क्या कहना चाह रहे हैं हम? इतनी सारी बातें क्या कर क्या रहे हैं? देखो हम ये कर रहे हैं कि अगर एक कंपनी को 5,000 का प्रॉफिट हुआ और 4,000 और 6,000 उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहानी कुछ ये चलेगी, ये नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 4,000 6,000 10,000 आ गया, और हमने कहा जी भैया लॉस आ गया 5,000 का जो ए और बी में, बिकॉज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, तो ए और बी में 2,500 आ जाएगा। अभी किया था ना हमने कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होती है, तो हमने दे दिया। अब हुआ क्या, अगर तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हमने लिखा नेट प्रॉफिट 5,000, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा नहीं दे रहे, बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, तो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। अब हम क्या करेंगे, ये भी नहीं कर सकते कि चलो इसको पूरा दे दें, एक को पूरा दे दें, ये तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट हमें पे करना है उस रेशो में, मीन्स द अमाउंट विच इज़ टू बी पेड टू द पार्टनर्स in that ratio the available profit should be distributed। तो ये हो गया 2:3। so if the appropriations are more than available profit, in that case in the ratio of amount to be paid to the partners the available profit should be distributed। Okay, so this 5,000 should be distributed in 2:3 ratio, that is 2,000 and 3,000, that is out of 4,000 only 2,000 will be given to A and out of 6,000 the 3,000 will be given to B। Okay, तो अब जब हम कैलकुलेशन पर आते हैं तो जनवरी 1 में 1 लाख इंट्रोड्यूस की, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जनवरी 1 के बाद उन्होंने अप्रैल 1 को चेंजेस किए हैं, यानी कि 1 लाख की कैपिटल 3 महीने रही, जिस पे हमने 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, फिर 50,000 एडिशनल हो गई, तो 1,50,000 पर कितने महीने, अप्रैल एंड मई 2 महीने, इस पर हमने 10% कैलकुलेट कर लिया, राइट। फिर हमने विड्रॉल कर लिया 30,000, मीन्स रिमेनिंग पीरियड के लिए हमारी 120 की कैपिटल रही। अब ये कितने दिन रही, मई के बाद दिसंबर 1 तक, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने, इस पे भी हमने 10% कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद हमने 40,000 और विड्रॉ कर लिया, तो 80,000 की कैपिटल सिर्फ 1 महीना रही, जिस पर भी हमने 10% कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 2,500 पहली फिगर आ गई, फिर 2,500 नेक्स्ट फिगर आ गई, फिर 6,000 और ये आ जाएगा आपका 6
11,667, ठीक है। तो टोटल आपके पास कैपिटल आ गई 11,667। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ये तब जब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कीप्स ऑन चेंजिंग, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। अब अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता, देन वी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट कैपिटल इन द बिगनिंग एंड वी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल। मीन्स कैपिटल एट द एंड गिवन है, उसमें ड्राइंग्स ऐड कर दिए, प्रॉफिट माइनस कर दिया, एंड वी गेट कैपिटल इन द बिगिनिंग एंड वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के दो मेथड्स हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड हमें कब अप्लाई करना है? व्हेन देयर इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन टाइम एंड कंसिस्टेंसी इन अमाउंट। हमें ये पता है कि अगर निकाल रहे हैं तो हर महीने के शुरू में हम विड्रॉ कर रहे हैं, कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो हर महीने के एंड में कर रहा है। तो इस तरह से हमारी कंसिस्टेंसी है कि मिडिल में कर रहे हैं, बिगिनिंग में कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, एवरी मंथ कर रहे हैं, एवरी क्वार्टर कर रहे हैं, एवरी 6 मंथ कर रहे हैं। तो कितने टाइम में कर रहे हैं, और हर बार 500, 200, 600 whatever the amount it is, the same amount is to be withdrawn every month or every quarter। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स, लाइक अगर वो 1000 रुपीज़ पर मंथ है तो इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी परसेंटेज है, 10%, 12%, 5%, वट एवर इट इज़। एवरेज पीरियड इंटू 1/12। अब सारी कहानी यहाँ पर एवरेज पीरियड की है। एवरेज पीरियड हम निकालते हैं जब भी हमारा विड्रॉल होता है, उस फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितना पीरियड बचा और लास्ट विड्रॉल के बाद कितना पीरियड बचा, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं तो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12 मंथ्स, पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 1 month। So 12 plus 1 upon 2, 13/2, that is 6.5। This is, इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एंड ऑफ ईच मंथ में निकालते हैं तो 5.5 मंथ, ड्यूरिंग में 6 मंथ। क्वार्टर की अगर हम बात करें तो सपोज हम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर लेके चलें तो एक क्वार्टर हमारा होता है 3 महीने का। मान लो हमने कहा अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, सॉरी, तो हमने जून एंड में निकाला तो 9 मंथ्स, और लास्ट में निकाला तो मार्च 31 को निकाला तो 0 मंथ। सो 9 + 0/2, 4.5 मंथ, ये निकल गया, या 7.5 या 6 मंथ। ठीक है, ये 6 फिगर्स ऐसी हैं जो आपको लर्न ही कर लो तो बेटर है। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं एवरेज पीरियड की। हाँ, इसके अलावा अगर कोई होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये 6 फिगर्स तो आप लर्न कर लो, दैट एवरेज पीरियड इज़ 6.5 month if withdrawal is in the beginning of the month, it is 5.5 month if it is at the end of the month, during the each month 6 months, beginning of each quarter 7.5 month, end of each quarter 4.5 month, and during each quarter 6 month, right? इतना आप लर्न कर सकते हैं इजीली। एग्जाम में कई बार 13/2 आ जाता है, दैट इज 6.5 month, 11/2 दैट इज 5.5 month, like 15/2 7.5 month, and 9/2 is 4.5 month। So don't get confused। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओहो ये 6.5 क्यों आ गया। एक्चुअली ऐसा नहीं कि आप लोग जानते नहीं हो, आपको पता है 6.5 एंड 6.5 इज सेम, बट एग्जाम का टाइम इतना स्ट्रेसफुल रहता है तो हमारे को यही प्रैक्टिस करनी है कि अपने उस स्ट्रेस को रिलीज़ करके रखें। हमें स्ट्रेस में नहीं रहना, हमें कॉन्शियसली अपने सारे काम करने हैं। ठीक है। सेकेंड, प्रोडक्ट मेथड। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट, सो इन द एब्सेंस ऑफ दैट कंसिस्टेंसी वी यूज प्रोडक्ट मेथड, राइट? Although product method can be applicable in consistency case also, but हम शॉर्टकट ही करेंगे ना, हम क्यों करेंगे लॉन्ग मेथड। ये लॉन्ग मेथड क्यों है, देखो इसमें हमारा टाइम फिक्स नहीं है,
जनवरी, फरवरी, जून, फिर अगस्त एंड में निकाला है, नवंबर 1, दिसंबर 31। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 5, 8, 6 अलग अलग आ रहे हैं। हमें क्या देखना है कि जब भी डेट और विड्रॉल है उसके बाद कितने मंथ बच गए। लाइक जनवरी 31 के बाद 11 मंथ बच गए टिल the end of financial year, and we are assuming that the financial year ends here in this example is December 31st. So December 31st को अगर हमारा ईयर एंड हो रहा है तो जनवरी 31st के बाद 11 मंथ, February 1 के बाद भी 11 मंथ, June 1 7 month, then 4, then 2, then 0. Then this A and B is multiplied and we get product of A and B. We add all these figures and here is the result. क्या रिजल्ट आया? टोटल प्रोडक्ट दैट इज 20,700, 12 upon 100 is rate of interest into 1 upon 12. There is no concept of average period. The total product, the sum of products into rate of interest into 1 by 12. तो हमारे पास आंसर आ गया 207, राइट। सो थोड़ा सा जल्दी करना है। तो अब हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब है यू प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स, यू डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट, यू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स, एवरीथिंग यू प्रिपेयर्ड, एंड देन उसके बाद पता लगता है जी ओह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गलत चार्ज कर दिया, अरे सैलरी तो देना भूल ही गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब भाई अगर ये सब चीज़ें हैं तो एक तो तरीका ये है जो हमने बचपन में किया था, 11th में क्या किया था हमने बचपन में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक एक ट्रांजैक्शन के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री करें। बट देयर इज़ सम शॉर्टर वे कि हम जितनी भी मिस्टेक्स हैं उन सबको एक टेबल में कंपाइल्ड अप कर लें, एंड आफ्टर कंपाइलिंग इन दैट टेबल वी पास जस्ट वन जर्नल एंट्री। सो हाउ टू प्रिपेयर दैट एडजस्टमेंट टेबल? देयर आर 4 steps. First, reverse all the wrong transactions. Second, do all the correct transactions. Then calculate correct profit and distribute in correct ratio. Then balance all the columns. Balance कैसे करेंगे? अब हम इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू करते हैं। Like this is an example. A, B, C 2:2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। हमने क्या किया? पहली गलती 60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशो। लो भाई, हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन अकाउंटेंट ऐसा कर दे तो हम उनको रेक्टिफाई करना सीखते हैं। सो व्हाट टू डू, वी विल डू, हम क्या करेंगे, 60,000 हमारी पहली गलती हुई कि हमने उसको इक्वल रेशो में कर दिया। दूसरी हमने गलती की कि विद फॉलोइंग पॉइंट्स, ये हमने मिस कर दिया सब कुछ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने नहीं लिया, वेरी गुड। सैलरी हमने नहीं दी, दिस इज़ वेरी गुड। तो हम क्या करें इसके लिए? देखो, तो हम इस टेबल को कैसे बनाते हैं कि हमारे पास A, B और C इन तीनों को तो हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फर्म को हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया? रिवर्स ऑल द रॉन्ग ट्रांजेक्शन्स। हमारे पास रॉन्ग ट्रांजेक्शन क्या थी यहाँ पर? प्रॉफिट, जो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। प्रॉफिट एंड लॉस में वो डेबिट में आता है, हमने यहाँ क्रेडिट में लिखा। फर्म में वो क्रेडिट में आता है, हमने यहाँ डेबिट में लिख दिया इक्वल रेशो में। IOC पार्टनर्स में क्रेडिट में आता है, लिखा हमने, और फर्म के डेबिट में लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास कहाँ आता है? फर्म के क्रेडिट में और पार्टनर्स के डेबिट में। तो हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था उसको हमने लिख दिया पार्टनर्स के डेबिट में, ये, और इनका टोटल फर्म के क्रेडिट में। देन सैलरी टू A, पार्टनर को क्रेडिट होनी चाहिए और फर्म में डेबिट होनी चाहिए। एग्जैक्टली अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक साथ बना रहे हो। दैट्स द पॉइंट कि जो जहाँ आना चाहिए, जो फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आना चाहिए वो क्रेडिट में लिख दिया, जो डेबिट में आना चाहिए वो डेबिट में लिख दिया। फॉर्म में जो डेबिट में आना चाहिए क्रेडिट में आना चाहिए, एंड देन वी फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर 46,800, दैट इज 60,000 प्लस 1,200, 61,200 माइनस दिस, we get this, and we distribute in correct ratio. Then we total all the figures and
credit side is more than by 15,900, so we will credit A's capital account. Debit side is more than at the credit side of B and C by this amount, so we will debit. तो हमने क्या एंट्री कर दी, हमने एंट्री कर दी बी सी डेबिट टू ए. अगर यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता तो उस केस में हम कैपिटल की जगह ये एंट्री करंट अकाउंट से करते. ओके. अब गारंटी की बात आती है, तो गारंटी में हम क्या करते हैं, गारंटी में हम या तो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी बाय अ पार्टनर टू अ पार्टनर है, या बाय फर्म टू अ पार्टनर है, या पार्टनर टू फर्म है मिनिमम अर्निंग गारंटी. मतलब प्रोफेशनल्स नहीं, एक अपने सीए हैं, सब सीएस ने मिलके अपनी एक पार्टनरशिप फर्म बना ली और उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं तो मिनिमम अर्निंग की गारंटी मैं दे देती हूँ. तो उस केस में अगर मान लो किसी भी पार्टनर की तरफ से उसके अर्निंग में कंट्रीब्यूशन कम होता है तो हम उस केस में पार्टनर को अपनी जेब से देना पड़ता है. तो हम टर्न बाय टर्न ये स्टार्ट करते हैं करना. सबसे पहले हमारे पास है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी बाय अ पार्टनर टू अ पार्टनर. इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 की रेशियो में. नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया 60. ए ने गारंटी दी है बी को मिनिमम प्रॉफिट 25,000 की. मिनिमम प्रॉफिट का मतलब है जैसे कि ये 60,000 है, ये हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया 30, 20 और सी को मिल गया 10. अब क्या होता अगर बी का शेयर 25 से ज़्यादा का होता, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मिनिमम गारंटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. अब क्या हुआ है, बी को 5,000 कम मिले और एक गारंटी किसने दी है, ए ने, तो ए के शेयर से तो कम हो जाएगा और बी के शेयर में ऐड हो जाएगा. सी का इससे कोई लेना देना नहीं है, सी को एज इट इज 10,000 पूरे मिल जाएंगे. लेकिन अगर यही गारंटी फर्म ने दी होती, ठीक है, तो बी की डेफिशिएंसी को ए एंड सी 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते. बट अगर हमें ये मेंशन है कि नहीं, डेफिशिएंसी को हम किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक इन दिस एग्जांपल अगर हमें ये बोला गया कि जो डेफिशिएंसी है वो हम 3:2 की रेशियो में करेंगे, तो हम क्या करते फिर 30, 20 और 10. अब इसको तो 5 मिलने ही हैं, लेकिन ये जो 5,000 हैं ये 3:2, मतलब 3,000 इसके शेयर से कम हो जाएंगे और 2,000 इसके शेयर से कम हो जाएंगे. अगर हमें कुछ नहीं मेंशन तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लेकिन अगर हमें गिवन है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशो में, जो भी हमें रेशो गिवन होती है. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनिमम अर्निंग गारंटी. यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, 5:4:1. प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख का है, ये हमारे कैपिटल बैलेंसेस हैं, ये सैलरी है. अभी मैं आपको फुल फ्लैशड क्वेश्चन बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि गारंटी का मतलब ये है कि गारंटी ही हो, गारंटी में हमारे गारंटी के साथ साथ बाकी प्रोविजंस भी आ सकते हैं. बी ने गारंटी दी कि वो मिनिमम प्रॉफिट 45,000 देगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, बी गारंटीड बाय फर्म फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 45,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड सी. जो मैंने आपको ऊपर 2 क्वेश्चंस कराए हैं, अब मैं उसको मिक्स करके एक फुल फ्लैजेड क्वेश्चन में करवा रही हूँ. लाइक हमने यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हमने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट इज हाउ मच, 1 लाख. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 8%. तो 8% का मतलब क्या हुआ, 4,000, 3,200, 2,400. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, ये हो गया 9,600. फिर हमने कहा कि सैलरी मिल जाएगी उसको 1,000 के अकॉर्डिंगली 12,000.
अब जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आया वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 78,400, जिसको हमें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो दिस इज 7840, दिस इज 31,360 और दिस इज 39,200. बी को गारंटी मिल रही है कि ये प्रॉफिट और प्लस जो उसका इंटरेस्ट है 3,200, यानी कि 34,560 उसे मिल रहा है, जबकि गारंटी उसे मिल रही है 45,000 की. ठीक है, तो 45,000 और 34,560 इन दोनों का डिफरेंस हमारा आया 10,440. उसको 45,000 की गारंटी मिल रही है, जबकि उसके हिस्से में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना आ रहा है 34,560. तो ये जो बैलेंस है दैट इज गारंटीड बाय ए एंड सी इक्वली, दैट इज 5,220. तो बेसिकली ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 39,200 माइनस 5,220. बी को तो कितना मिलेगा 31,360 प्लस, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम पहले ऊपर दे ही चुके हैं ना, दोबारा नहीं लिखेंगे, 40. और सी को मिलेगा 7,840 माइनस 5,220. ठीक है, इस तरह से हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद उसको गारंटी देते हैं. गॉट इट. अब आती है फॉर्म के लिए कि सी ने गारंटी दी कि मैं 30,000 रुपये फॉर्म को दूंगा, लेकिन उसने दिए 25,000 रुपये. ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास 1,00,000 रुपये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 50, 40 और 10. लेकिन मैं डायरेक्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकती हूँ. क्यों? क्योंकि सी ने 5,000 कम दिए, तो एक्चुअली में मेरा प्रॉफिट ये नहीं होगा. बच्चे जनरली ये गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करनी. हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 1,05,000 जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, तो दैट इज 52,500, दैट इज 10500. ठीक है, और दैट इज 42,000. इस तरह से जो भी डेफिशिएंसी है वो प्रॉफिट्स में ऐड करके फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि डेफिशिएंसी कितनी है. गॉट इट. सो योर फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल्स इज बीइंग फिनिश्ड. और अब हम सेकंड करते हैं, क्योंकि हमें फटाफट बैक टू बैक सारे चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, रिवीजन जल्दी वाली करनी है. तो अब हम आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे. क्या होती है भाई गुडविल? गुडविल होती है रेपुटेशन. गुडविल होती है वो रेपुटेशन जिसकी वजह से कोई चीज़ 10 रुपये की जगह हम 12 रुपये मांग लेते हैं कस्टमर्स, और कस्टमर खुश होकर दे देता है कि भाई चलो क्वालिटी अच्छी होती है, ब्रांडेड है, हमें पता है कि इनकी चीज़ ख़राब नहीं होती है. उस रेपुटेशन की बेसिस पे कस्टमर 12 रुपये देने को तैयार हो जाता है. तो इसका मतलब गुडविल इज़ इंटैंजिबल बिकॉज यू कांट सी, यू जस्ट फील इट. फाइन, दिस इज़ अ रेपुटेशन and it can be divided in self generated and purchased goodwill. सेल्फ जनरेटेड जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कमाई है, अपने प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी की वजह से कमाई है. परचेज्ड गुडविल इज जो मैंने पैसे देके खरीदी है. सपोज मैंने कोई बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पैसे देके खरीद ली अपनी गुडविल कि भाई अपना नाम दे दो हमें. उसने कहा नाम तो दे देंगे, कुछ हिस्से में कुछ मिलना चाहिए. उसने कहा मिल जाएगा जी प्रॉफिट. तो ठीक है, अब बात ये होती है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो हम कहीं शो करते नहीं हैं, हम शो करते हैं परचेज गुडविल को. अब अपनी फर्म की गुडविल हमें कब कब वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है? वेन एवर देयर इज़ एनी चेंज इन पार्टनरशिप रिलेशनशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगमेशन. एमलगमेशन मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स आपस में मिलकर एक फर्म बन जाती हैं. ये ए है, ये बी है, दोनों मिलके ए बी बन गई. एमलगमेशन. यहाँ हम अपनी फर्म को सेल कर रहे हैं.
ठीक है, तो मीन्स वेन एवर देयर इज अ चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स देयर इज अ नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास क्या मेथड्स हैं? एक है हमारे पास सिंपल एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन इज फर्दर डिवाइडेड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, तो चलो वन बाय वन करते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एक वो फिगर है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, तो आपको इसके बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बहुत डिटेल में नहीं जाके थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलते हैं कि एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड होते हैं। एडजस्टेड मतलब किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ हैं उन्हें हटा देते हैं। लाइक एबनॉर्मल लॉस अगर कोई हुआ है, एबनॉर्मल इनकम कोई हुई है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड बैक कर देंगे, एबनॉर्मल इनकम को डिडक्ट कर देंगे। नॉर्मल एक्सपेंसेस जो हमने डिडक्ट नहीं किए थे वो डिडक्ट कर देंगे। नॉर्मल इनकम जो हमने नहीं शो की थी वो शो कर देंगे, ठीक है ना। नॉर्मल इनकम को हम वापस ऐड बैक कर देंगे, दिस इज मिस प्रिंट, दिस इज नॉर्मल इनकम। और एनी रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर शुड बी डिडक्टेड। फाइन, तो इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स आएंगे उनको एवरेज प्रॉफिट्स को हम निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। सुपर प्रॉफिट नाम से ही पता लग रहा है, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? कुछ भी सुपर डुपर प्रॉफिट, मतलब बाकी कंपनीज जितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं हम उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। बाकी कंपनीज जो हैं वो अर्न कर रही हैं 10% प्रॉफिट, हम कर रहे हैं जी 10% से ज़्यादा, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। मतलब जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है उस एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जो भी फेयर रेट ऑफ रिटर्न दूसरी कंपनीज को मिल रहा है। अब कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड, वट एवर द नेम इट इज, इट कैन बी, इसको हम कैसे निकालते हैं? दो तरीके हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड और लायबिलिटी साइड। अगर असेट साइड से निकाल रहे हो तो फिक्स्ड असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, और लायबिलिटी साइड से निकाल रहे हो तो कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जो भी पार्टनर्स के हिस्से में आने वाली चीज़ें हैं वो सब ले लेंगे, माइनस फिक्टिशियस असेट्स। इनफैक्ट यहाँ से माइनस गुडविल भी कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज गुडविल की तो कैलकुलेशन ही कर रहे हैं ना, तो उसको ऐड नहीं करेंगे। सो गुडविल इफ अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इन्वेस्टमेंट्स जो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें हम मान के चलते हैं कि जो भी बैलेंस शीट है हमें कंसिडर करके चलते हैं वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो हम अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए लेते हैं। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो कि हम अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को ही हम लेकर चलते हैं। सो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया? जो भी प्रॉफिट अबव हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं दैट इज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स होता है, जिसके थ्रू हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया है, द कैपिटल इन्वेस्टेड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेट असेट्स, बट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, दैट इज एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल या फेयर रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बहुत ही आसान है, सुपर प्रॉफिट निकाल दो, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज सिंपल, द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके, मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी नहीं करवा रही हूँ बिकॉज मुझे फास्ट ट्रैक रिविजन करानी है। इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी इन एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन देन मैसेज मी इन कमेंट सेक्शन। मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। बट अभी मैं क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रही बिकॉज हमें थोड़ा रिवीजन को फास्ट ट्रैक पे चलाना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो हमें गेनिंग रेशो, कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा, गुडविल की एडजस्टमेंट, जर्नल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की एडजस्टमेंट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन सब की हमें ट्रीटमेंट करना होता है, प्लस हमें कैपिटल अकाउंट्स
भी बनाने सीखने हैं। ऑल्दो आपके सिलेबस में MCQs हैं तो आपको कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फॉर फास्ट ट्रैक रिविजन वी कैन स्किप इट ऑल्सो। थोड़ा सा इंट्रो दे दूँगी मैं आपको फिर भी, क्योंकि वो तो बेसिक पता ही होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अगर तो ओल्ड रेशो इज़ मोर देन न्यू रेशो, तो इसका मतलब दैट पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग। अगर न्यू रेशो इज मोर देन ओल्ड रेशो देन दैट पार्टनर इज गेनिंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आंसर है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर नेगेटिव है तो वो गेन कर रहा है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और न्यू रेशो 5:3 है A एंड B की। अगर हमने कहा कि C रिटायर ही हो रहा है, मतलब C जा ही रहा है, तो यानी कि A, तब तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर C जा रहा है तो उसकी वजह से A और B को गेन ही होगा। ठीक है ना, हमने ओल्ड माइनस न्यू किया, फाइन। ओल्ड माइनस न्यू किया तो हमने यहाँ पे करा 24 30 माइनस 6/48, और B का आ गया 2/6 माइनस 3/8 माइनस 2/48। तो हमने कहा दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सॉरी दोनों ही गेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर के जाने पे दूसरा तो गेन करेंगे ही करेंगे, राइट। तो हमारी 6:2 यानी कि 3:1 हमारी गेनिंग रेशो आ गई। गॉट इट। अगर इसको हम ऐसे कह देते कि 3:2:1 रेशो है, न्यू रेशो इज 5:4:1, और D एक न्यू पार्टनर आ गया फॉर 1/3 शेयर, तो हमने क्या कहा कि 3:2:1 एंड 5:4:1। ये तो हमारी ABC की रेशो है। अगर D 1/3 के लिए आया और हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल शेयर 1 है, तो रिमेनिंग शेयर मतलब A प्लस B के लिए जो शेयर बचा वो 1 माइनस 1/3 2/3 बचा। अब इस 2/3 को हमें 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 5/A का शेयर होगा 5/10 ऑफ 2/3। कभी भी इसको इनिशियली मत करना सॉल्व कि हम इसको यहीं पे स्टार्टिंग में सॉल्व कर लें, इससे आपको बाद में कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको एज इट इज ही सॉल्व करो, लाइक 4/10 ऑफ 2/3 एंड 1/10 ऑफ 2/3। ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन हम नहीं करेंगे। और D का शेयर है 1/3, डिनोमिनेटर पे 30 लाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो न्यू रेशो वुड बी 10:8:2:10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5:4:1:5। तो हमेशा एंड में ही करोगे। मैं आपको चेंज इन PSR और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर दोनों को एक साथ ही करवा रही हूँ, बिकॉज हमारे दोनों एक साथ ही चलते हैं, ठीक है, दोनों में हमारे ट्रीटमेंट एक साथ चलते हैं। अब यहाँ पर आया कि 5:4:1, A रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय B एंड C इन 3:2। ये मत सोचना कि रिटायरमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो ये चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, कि 5:4:1 है। A का शेयर B एंड C ने 3:2 में लिया, A का शेयर कितना है 5/10, तो यानी कि B ने कितने से गेन किया 3/5 ऑफ 5/10। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई नहीं करना। C ने कितने से गेन किया 2/5 ऑफ 5/10। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो चेंज हो ही रही है, इसलिए MCQs में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास A का तो शेयर ख़त्म ही हो गया, B का न्यू शेयर कितना आ गया 4/10 प्लस 15/50, तो ये हमारे पास 35/50 B का शेयर आ गया।
सी का शेयर कितना हो गया 1/10 प्लस 10/50। समझ में आया? ये किसी भी फॉर्म में एडमिशन में चेंज इन PSR में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। 15/50, तो न्यू शेयर 35:15, 7:3। गॉट इट? इसी तरह से सी एडमिट होता है अगर, और ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 3/20, एंड बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, 2/15। तो सी का शेयर कितना हो गया 3/20 उसे ए से मिल रहा है, 2/15 उसे बी से मिल रहा है, तो ये हो गया 17/60। ए का शेयर, ए ने 3/5 में से 3/20 दे दिया, तो उसके पास बचा 9/20, और बी के पास कितना बचा 2/5 में से 2/15 उसने दे दिया, तो इसके पास बचा 4/15। अब हमें सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, 60 करना है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको 4 से किया, तो मेरे पास आ गया 27:16 ABC। गॉट इट? नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से कहता है कि जब तक हमने गुडविल के बदले कुछ पे ना किया हो तब तक हम उसे अपनी बुक्स में शो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कह रहा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स अनलेस एंड अनटिल हमने कोई भी गुडविल को बुक्स में शो तभी कर सकते हैं जब हमने उसके बदले कुछ कॉम्पनसेशन दिया हो, कॉम्पनसेशन इन एनी मोड, इधर इन कैश और इन काइंड। सो अब हमें करना क्या होता है, जो सबसे पहले जो हमारी ऑलरेडी मेंशन्ड गुडविल होती है बैलेंस शीट के अंदर जो मेंशन होती है उसे राइट ऑफ कर देना है, ख़त्म कर देना है। अब गुडविल हमारे लिए असेट्स होती है, अगर वो ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारी असेट्स डिक्रीज हो रही हैं, और कोई भी असेट के डिक्रीज होने से पार्टनर्स को लॉस होता है, देयरफॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। आपको रिमेंबर है ना ये रूल्स कि कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होते हैं प्रॉफिट से एंड डिक्रीज होती हैं एक्सपेंसेस से एंड लॉसेस से। तो इस केस में हमारी असेट्स डिक्रीज हो रही हैं, गुडविल क्रेडिट हो रहा है, लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, और इसमें सिर्फ बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली रेशो लेंगे। ओल्ड मतलब बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आगे के लिए आपकी पूरी पार्टनरशिप बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये सारी पार्टनरशिप की बेसिक्स हमारे आ रहे हैं। अब जो भी गुडविल हमने एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR लगाई है, वैल्यूड की है, उसे हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में डाल देंगे। सपोज आपके जो भी पार्टनर्स हैं वो ABC, उनकी ओल्ड रेशो जितनी भी है, न्यू रेशो जितनी भी है, हमने डिफरेंस निकाला और हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया। तो जो भी वैल्यू ऑफ गुडविल है उसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जितना भी सैक्रिफाइस और गेन है। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। 3:2 उनकी पुरानी रेशो थी, न्यू रेशो उनकी 1:1 हो गई, तो 3/5 माइनस 1/2, 1/10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से, तो बी गेन कर रहा है 1/10 से। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग मतलब बी टू ए। ठीक है। अब अगर वैल्यू ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR हमारी सपोज 10,000 है, तो हम यहाँ अमाउंट कितना लिख देंगे, 10,000 इंटू 1/10, 1000 और 1000। ठीक है। कोई भी जर्नल रिजर्व है, कोई भी क्रेडिट बैलेंसेज हैं P&L अकाउंट के, किसी भी तरह का रिजर्व है, उस रिजर्व को हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस है तो उनको डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट राइट ऑफ एक्चुअली। जो भी डेबिट बैलेंस है या कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कोई भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, दैट शुड बी
टर्म यूज्ड फॉर राइट ऑफ। अब क्योंकि ये असेट्स हैं, इनका बैलेंस ख़त्म हो रहा है तो पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो डेबिट हो गए, यहाँ पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो मतलब कोई भी प्रॉफिट्स पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई भी लॉस बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन जितना भी सामान है वो सारा पार्टनर्स को चला जाता है। ठीक है, फिर अब हमारे पास आता है कि अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो कि दीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, फिक्टिशियस रिजर्व, कुछ भी है, दिस इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है, इट हैज़ टू बी शोन एट द ओल्ड फिगर्स। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जैसे गुडविल में किया था। और अगर लॉसेस का केस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल गुडविल वाला। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, हमारा जो भी जनरल रिजर्व होगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और फिर जो न्यू बैलेंस शीट बनती है उसमें एज इट इज शो कर देते हैं। समझ रहे हो कि हम इसमें जनरल रिजर्व अकाउंट ओपन नहीं करते। ओके, अब होता क्या है, नेक्स्ट हम असेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूट करते हैं। इसके भी हमारे पास दो तरीके हैं। एक, जब हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स या लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ हमेशा रीअसेस्ड होती हैं, इस बात का ध्यान रखना कि लायबिलिटीज़ आर ऑलवेज रीअसेस्ड एंड असेट्स आर ऑलवेज रीवैल्यूड। इसमें दो तरह की बातें हैं कि हमें असेट्स और लायबिलिटीज़ का अकाउंट ओपन करना है बाय ओपनिंग, या हम कह सकते हैं डिस्टर्बिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज़ अकाउंट, या हमें नहीं करना विदाउट ओपनिंग और डिस्टर्बिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज़। मतलब जो भी हमारी बैलेंस शीट हम आगे बनाने वाले हैं उसको ओल्ड फिगर्स पे शो करना है। तो इस केस में जब हमें ओल्ड फिगर्स पे शो नहीं करना, हमें रिवाइज्ड वैल्यूज़ पे शो करना है, हमें असेट एंड लायबिलिटीज़ का अकाउंट ओपन करना है, तो वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नॉमिनल नेचर होता है। अगर ओल्ड फिगर्स पे शो करना है तो स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाते हैं। कोई भी, अब क्योंकि नॉमिनल नेचर है तो फॉर एनी रीज़न जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। ठीक है, कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है या असेट डिक्रीज़ हो रहा है, असेट डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया क्योंकि लॉस है। कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, कोई भी प्रोविज़न हम बना रहे हैं तो भी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ठीक है, कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है या कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस हैं तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कब डेबिट होगा, वेन एवर देयर इज़ डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, प्रोविज़न, या कोई भी क्रेडिट कब होगा, जब भी कोई हमें प्रॉफिट हो रहा है। जब भी कोई लॉस होगा तो डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल नेचर अकाउंट है। इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ नहीं होगा इसका। फिर केस 2, अगर हमें इन्होंने बोला कि हमें असेट्स या लायबिलिटीज़ को अकाउंट को ओपन ही नहीं करना, तो हम स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाते हैं। वही रिवैल्यूएशन वाली आइटम्स हैं, प्रॉफिट्स वाली सारी फिगर्स हमारी प्लस हो जाती हैं, लॉसेस वाली सारी फिगर हमारी माइनस हो जाती हैं, और नेट बैलेंस हमारा जाता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इस प्रॉफिट और लॉस को हम अगेन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देते हैं। अगर लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये सिंगल एंट्री है। अगर आपसे ये बोला जाए कि हमें रिवैल्यूएशन, ठीक है ना, रीवैल्यूएशन की, हमें गुडविल, हमें जनरल रिजर्व, हमें P&L, हमें सबकी मिलाकर एक ही एंट्री पास करनी है, तो आप सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करके जो वैल्यू आती है उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर पॉजिटिव फिगर है तो, नेगेटिव है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सिंपल। जो हमने ऊपर से नीचे तक अभी सारा किया उन सबको हम ऐड करके एक ही एंट्री बना देंगे। कब? जब आपको लिखा हो सिंगल एंट्री। बहुत ध्यान से पढ़ना, प्रिंटिंग मिस्टेक मत समझ लेना इसे। बच्चे सोचते हैं एंट्रीज लिखा होगा, पास जर्नल एंट्री लिख देते हैं,
ठीक है, एग्जाम में सिंगल वर्ड भी नहीं लिखते जर्नल एंट्री। बच्चे क्या सोचते हैं, अरे नहीं नहीं सिंगल एंट्री, जर्नल एंट्री नहीं एंट्रीज होगा। अब वो ऑप्शन में भी आपको दे देंगे, दो दो एंट्रीज भी दे देंगे, तीन एंट्रीज दे देंगे, और एक ऑप्शन होंगे जिसमें एक एंट्री देंगे। अब आप हो गए कंफ्यूज, भाई 4 ट्रांजेक्शन है तो ये 4 एंट्रीज वाला ही ठीक होगा, एक एंट्री कैसे हो सकती है? जबकि उन्होंने मांगी एंट्री ही है, तो देयर इज नो टाइपिंग एरर, आपको एंट्री ही करनी है, सिंगल एंट्री। ओके, अब आता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसका ट्रीटमेंट हमें स्पेसिफिकली पढ़ना होगा। कैसे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम सिंपल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए बी और सी। मतलब ये जो 12,000 का है इसको हमने कहा जी ये 6,000 लो, ये 4,000 लो और ये 2,000 लो, ख़त्म करो कहानी। लेकिन अगर हमारी लायबिलिटी 3,000 है तो कहानी ऐसे ख़त्म नहीं होगी। ये जो 12,000 है इसमें से पहले वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी असाइड कर दोगे, जो कि हमारी बैलेंस शीट में भी शो होगी लायबिलिटी साइड। उसके बाद जो बचा हुआ है ना वो ए बी और सी, इन तीनों को, बाकी बचा हुआ 9,000, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 3:2:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर मान लो ये लायबिलिटी ज़्यादा है, 13,000 है, 1,000 ज़्यादा है, तो WCR में से पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, आप बैठो आराम से, हमको बल्कि अपनी जेब से देना पड़ेगा। ये लो जी, ये हो गया 12,000, 1,000 और 2 वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, ये लो। समझे? तो नटशेल में क्या बात आई कि अगर तो लायबिलिटी जनरेट नहीं होती है तो पूरा रिजर्व पार्टनर्स को मिल जाएगा, अगर तो लायबिलिटी जनरेट होती है तो पहले लायबिलिटी का अमाउंट साइड करके बचा हुआ पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर तो लायबिलिटी रिजर्व से ज़्यादा है तो भी पार्टनर्स को कुछ रिजर्व नहीं मिलेगा, और जो रिजर्व से ज़्यादा वाली लायबिलिटी का पोर्शन है वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। समझे? तो हमारे पास 3 केस हो गए, व्हेन रिजर्व इज लेस देन लायबिलिटी, when reserve is more than liability और when no liability। ठीक है, 3 केसेस हमने कर लिए। इसी तरह से फ्लक्चुएशन फंड आता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम बनाते क्यों हैं? किसी भी तरह की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स में, मतलब बेसिकली फ्लक्चुएशन का मतलब तो ये होता है प्लस माइनस, लेकिन हम बेसिकली माइनस में ही बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो ही हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को यूज़ करते हैं। लाइक अब इस केस में हम देख रहे हैं कि ये फंड है 10,000 और ये इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी और मेंशन नहीं है, तो सिंपली इस फंड को हम ए बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, तीनों को, इस 10,000 को इन तीनों में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर हमें बोला कि मार्केट वैल्यू 92 है, मतलब 8,000 हमारी वैल्यू कम हो गई, मतलब इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हो रही है, ये जो 10,000 का फंड है इसमें से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 92 यानी कि 8,000 वैल्यू कम हो गई असेट की वैल्यू, तो बचा हुआ अमाउंट ए बी और सी इन तीनों को 2,000 जो बच गया वो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहली बात, अगर हमें मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई तो हम पूरा फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरी बात, अगर हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है एंड तो अगर मार्केट वैल्यू कम है हमारी बुक वैल्यू से, तो वो जो लॉस हो रहा है उसे हम फंड से रिएम्बर्स करेंगे। अब अगर फंड कम पड़ जाता है, जैसे यहाँ पे 15,000 का लॉस हो रहा है लेकिन हमारे पास 10,000 का ही फंड है, तो इस केस में हम रिवैल्यूएशन को यूज़ करेंगे। ये 15,000 का फंड है, 10,000 ये और 5,000 ये। लेकिन अगर हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, इसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 में, और जो 2,000 की वैल्यू बढ़ गई ये हमारा इन्वेस्टमेंट्स टू रिवैल्यूएशन चला जाएगा, 2,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनता है
जैसे कि मैंने बताया आपको, बैलेंस शीट के चक्कर में तो हम पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हमें बहुत टाइम सेव करना है। बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही बनती है, और सॉरी कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे आप लोग अभी फंडामेंटल्स में बनाते हुए आ रहे हो, ठीक है। बस जो हमने यहाँ पे नई ट्रांजेक्शन्स की हैं वो और उसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में मैंने आपको बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ये देखो, जो ऑलरेडी अपीयर्स है, अब हमने कहा था कि ओल्ड रेशो में जाती है तो ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगी ना, ठीक है। अब आता है न्यू पार्टनर, अगर कोई गुडविल लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो जो भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, भाई हमारी ऑलरेडी काम चल रहा है, हमारा बिजनेस चल रहा है, अब उसमें नया पार्टनर अगर आ रहा है तो नए पार्टनर को बना बनाया बसा बसाया घर मिल रहा है, भाई जमा जमाया बिजनेस मिल रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो गुडविल नहीं लेकर आए, तो उसे प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाना ही लाना है। अगर तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता तो अभी हम सीधे हाथ से नहीं तो उल्टे हाथ से ले लेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब वो हिडन गुडविल है। तो हम तीनों केसेस करते हैं, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हिडन गुडविल, अगर क्वेश्चन में गिवन है वो ला रहा है तो क्या करेंगे, और नहीं ला रहा तो क्या करेंगे। तो अगर तो वो ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम कहेंगे कैश, बैंक या इन काइंड, जिस भी फॉर्म में ला रहा है वो डेबिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसे उतना ही प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा। अब अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने शेयर को, तो नॉर्मल ड्राइंग्स हैं, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं आ गई है कि हाँ अब क्या करें। भाई नॉर्मल ड्राइंग्स विड्रॉ करते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक, बिल्कुल सिमिलर ड्राइंग्स ही जैसे ही है, नथिंग न्यू। बात यह है कि वो नहीं ला रहा, तो अगर तो वो नहीं ला रहा तो हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, ये ध्यान रखना, जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है वो सीधी तरह अगर नहीं दे रहा तो हम उसका कैपिटल अकाउंट से तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कानून ये नहीं कहता कि भाई वो इस चीज़ के पैसे दे रहा था चलो कैपिटल से निकाल लो, नहीं, हम करंट अकाउंट शो कर देंगे, हमारी बैलेंस शीट में भी असेट साइड पे शो कर देंगे, हमारी फॉर्म की इतनी असेट्स हैं, वी हैव टू रिसीव दिस मच ऑफ अमाउंट, सो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किससे, जो भी इनकमिंग पार्टनर का शेयर है उससे, फाइन, और सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आती है बात हिडन गुडविल। हिडन गुडविल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल इनकमिंग पार्टनर है सी, जो 50,000 की कैपिटल ला रहा है 1/4 हिस्से के लिए फॉर 1/4 शेयर। तो if 1/4 share is equal to 50,000, then full share will be 50,000 into 4, that is 2 lakh. Good. अब minus total adjusted capital of all partners including incoming partner. तो हमने कहा कि जो भी इनकमिंग पार्टनर्स हैं और जो भी ऑलरेडी पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल, मतलब रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हमारे पास उनकी कैपिटल आती है, लाइक इनकी 40,000 और 20,000 60, ये दोनों भी इनको मिल गई, तो ये हो गई 60, ये हो गई 8, और ये 2 हम कर देंगे माइनस, तो 60 8 माइनस 2 66, और इसमें इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर मतलब 50, तो हमने कहा 2 लाख माइनस 1,16,000, 84,000 पूरी फॉर्म की गुडविल है, सी का शेयर इंटू 1/4, वेरी सिंपल, ठीक है। बाकी जो ट्रीटमेंट होगा, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इवैल्यूएशन अकाउंट, दे आर एग्जैक्टली सेम, देयर इज नो चेंज। ये देखो, ये रहा सारी कहानी का सम अप। क्या कह रहे हैं हम, ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ, लॉस यहाँ, गुडविल राइट ऑफ, पीएनएल का डेबिट यहाँ, पीएनएल का क्रेडिट यहाँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, सब कुछ डाल दिया और बैलेंसेस आ गए। गॉट इट। जितने भी फंड्स होते हैं सब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक सिर्फ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, फाइन। तो
अब मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक जंबो क्लास दे दी है पार्टनरशिप की, ठीक है। मैंने इसमें प्रैक्टिकल्स कोशिश तो की है थोड़े थोड़े डालने की, लेकिन हाँ फुल फ्लेजेड नहीं डाल सकती थी क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। फिर भी मैं आपको ये बात बीच में भी कई बार बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि आप लोग कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये जो पूरे नोट्स हैं, इन नोट्स की पूरी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। मैं थ्योरी के पॉइंटर्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। मैं पार्टनरशिप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। सोल्यूशन नहीं डाल रही। क्यों नहीं डाल रही? क्योंकि आप उन्हें सॉल्व कीजिए, अभी हमारे पास हैं 2 दिन, मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी, तो सोल्यूशन के भी अभी एकदम से सब कुछ सुनना मिल जाएगा। पहले पढ़ो तो सही, सोल्यूशन सामने होगा तो फटाफट कर लोगे उसे देखकर, डू बाय योरसेल्फ। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। कोई भी आपको कॉन्सेप्चुअली या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं rajshreetutorials@gmail.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है मैंने। और आपको अगर पसंद आता है कि हाँ मैम का पढ़ाया हुआ हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो आप इतने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। नॉलेज शुड नॉट बी लिमिटेड विद यू ओनली। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जिससे कि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएं। कल मैं आप लोगों को कंपनी शेयर्स की और रेशोज़ की वीडियो भी शेयर कर दूंगी, और मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स भी आगे शेयर करूंगी, उनके सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगी। जितना भी मैक्सिमम मैं आपको इन 3-4 दिन में सपोर्ट कर सकती हूँ, आई विल डू माई बेस्ट एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट। ओके, गुड।